So, what are the risk factors involved in IVF procedure? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीधा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ IVF कंसल्टेंट एट पुणे IVF फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. First and the foremost risk factor which is involved is ovarian hyperstimulation syndrome. अभी ये क्या होता है? Ovarian hyperstimulation syndrome, that is OHSS, is nothing but an exaggerated response to the hormonal injections that are being given to you. अभी हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा कि IVF किया कैसे जाता है. IVF करने के लिए हम 10 से 12 दिन के hormonal injections देते हैं. जब आपके एग्स एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक के ग्रो कर जाते हैं, तब उन्हें आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है. सेम डे आपके पार्टनर के सीमेन सैंपल से अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स निकाल के वो एग्स में इंजेक्ट किया जाता है और आपके एम्ब्रियोज फॉर्म किए जाते हैं. अभी जब हम OHSS की बात करते हैं तो हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम दो वजह से हो सकता है. One is early OHSS syndrome and the other is late OHSS syndrome. Early OHSS syndrome can happen because of the HCG injection that is given just prior to the egg retrieval procedure. And late OHSS syndrome can happen when we transfer the embryos in the same cycle and the patient conceives. Patient के conceive होने के बाद उसकी खुद की बॉडी एक HCG हार्मोन रिलीज करती है जो कि ओवरीज को ट्रिगर करते रहती है. अब OHSS के दौरान ये ओवरीज बहुत ज्यादा swollen और पेनफुल हो जाती है. So this could be a risk factor in IVF pregnancies. Second risk factor involved in IVF pregnancy is multiple pregnancies. अगर embryo transfer के दौरान एक की बजाय 2 embryos डाले जाए तो there is high possibility that at times both the embryos can stick. That is, both the embryos can get implanted and the patient might conceive with a twin pregnancy. अभी आमतौर पे the human uterus is made for a single baby to grow and develop properly. अभी एक छोटे से यूट्रस में एक की जगह अगर 2 बेबीज कॉम्पीट कर जाए तो definitely there are gonna be certain complications. Already, if the reason for going into IVF is something like polycystic ovaries, so these are the patients who are at increased risk of developing diabetes mellitus. Plus, with the twin pregnancies, the diabetes can get exaggerated. अगर पेशेंट की एज पहले से ज़्यादा है तो रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग एक्लेम्शिया, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर. पेशेंट का प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना, इसकी रिस्क ज्यादा होती है मोर सो इन मल्टीपल प्रेगनेंसी. थर्ड थिंग दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ ट्विन प्रेगनेंसीज इज, जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमन यूट्रस सिर्फ एक ही बेबी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए एडिक्वेट होता है. सो जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज आते हैं कभी कभी उसकी वजह से डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स बेबीज में आ सकते हैं. सेकेंडली, देयर कैन ऑल्सो हैपन अ कंडीशन कॉल्ड प्रीमेच्योर लेबर, दैट इज समय से पहले डिलीवर होना. प्रीमेच्योर लेबर जब होता है तब by default babies have to be kept in NICU setup. NICU का it would increase the cost of your treatment too. Next risk factor could be ectopic pregnancy. आपको जान के ताज्जुब होगा कि IVF और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी ectopic pregnancy मुमकिन है. कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान हम ट्यूब्स को पूरी तरह से बाईपास करते हैं, फिर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है. इस पे हम डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को IVF कराने से पहले मल्टीपल टाइम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है और उनके ट्यूब्स डिफेक्टिव हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में IVF के दौरान भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना मुमकिन है. ये हो गया रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन IVF के बारे में. सो अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आर देयर एनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस व्हिच कैन अवॉइड दिस रिस्क फैक्टर्स. हमने सबसे पहले रिस्क की बात की थी OHSS. सो OHSS के पेशेंट्स में हम यूजुअली
HCG का इंजेक्शन देना अवॉइड करते हैं, जिससे ये रिस्क फैक्टर बहुत ही कम लेवल पे आ जाता है. Secondly, in this kind of patients, that is in polycystic ovarian syndrome kind of patients, we nowadays prefer to do only and only frozen embryo transfer cycles, which further brings down this risk of OHSS to almost 0%. Second risk factors we have spoken about was multiple pregnancy and its consequences like high blood pressure, sugars, anemia, immense blood loss or any other birth defects. So this multiple pregnancies can be avoided by putting a single embryo at a time during embryo transfer cycle. Putting a single embryo can slightly bring down the success rate, but yes, it's worth taking the risk, better than going ahead with the multiple pregnancies. उसके बाद हमने बात की थी बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में. सो अगर बर्थ डिफेक्ट्स जेनेटिक है तो दे कैन बी वेरी वेल पिक्ड अप एट द टाइम ऑफ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ द एम्ब्रियोज. इसमें हम क्या करते हैं, एक बार आपका एम्ब्रियो बन जाए आपके एग्स और आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ, वो एम्ब्रियो को हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं बाय अ टेस्ट कॉल्ड pre-implantation genetic screening, and only the healthy embryos can be transferred. This can very well reduce the chances of genetic defects in the baby. उसके बाद हमने बात की थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में. अगर किसी की ट्यूब्स डैमेज्ड है, उसको पहले भी 1-2 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुकी है, तो कभी कभी हम ऐसे पेशेंट्स में एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले उसकी ट्यूब्स को क्लिप करते हैं. So this further brings down the chances of ectopic pregnancies in the patients. Despite all these risk factors, please do not stop chasing your dream to parenthood, because ये risk factors है भी तो भी pregnancy इतनी properly monitored होती है कि you do not end up into a complicated situation most of the times. A well-experienced doctor will always help you sail this journey very properly. आपको अगर और कोई भी डाउट है on this similar topic, please drop into the comment box. We would be happy to answer your queries. You can also reach out to us on the numbers given below. Take care.